लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। सेंसेक्स का भी डिस्कशन कर लेंगे, आज एक्सपायरी कैसे हुई, और टीसीएस के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं उस पर भी डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमको धीरे धीरे एक सेट बेंचमार्क मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बहुत आपको फनी लगेगा ये चीज़, बट सोच के देखिए। जनवरी में भी रिजल्ट सीजन आया था, एटलीस्ट चर्चा होती थी। लास्ट ईयर तक जब मार्केट्स बुलरन वगैरह में थे, रिजल्ट सीजन की बहुत चर्चा होती थी। चलो इस बार बुलरन में नहीं था मार्केट, फिर भी रिजल्ट सीजन की थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। अभी आज टीसीएस के रिजल्ट्स पब्लिश हो गए, जो बिजनेस न्यूज चैनल से छोड़ के कहीं चर्चा तक नहीं। ये गलत है। एट द एंड है तो मार्केट ना, सिस्टमेटिक चीजें आपको पता चल रही है ना। आईटी कंपनीज एक कस्प पे खड़ी हैं जहां से या तो वो बहुत नीचे जाएंगी या बहुत ऊपर जाएंगी, और यही मोमेंट है उन सबको एनालाइज करने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में इतना कुछ नेगेटिव, इतना कुछ पॉजिटिव और इतना मैनिपुलेशन चल रहा है कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जहां ध्यान देना है वो बेचारे वहां से ध्यान कहां से दें। इनफैक्ट मैं खुद भी कहता हूं कि 20-20 मिनट की वीडियो बन रही है, 18 मिनट तो मैं बाकी दुनिया भर की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग रिलेटेड बात ही नहीं कर रहा हूं। और पॉइंट, अच्छा प्रॉब्लम यह है कि मुझे मजा भी आता है उसमें और ऑडियंस को भी वही सुनने में मजा आता है। बात जो मेन होना चाहिए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का ना, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। बट जैसे मैंने समय रैना का जो वीडियो देखा ना, स्टिल अलाइव वाला, तो अभी भी मैं आई एम अलाइव, ठीक है। एंड जो मैं एनालिसिस पहले करता था आज भी वैसे ही करूंगा और उसी तरीके से ही करूंगा, और आगे भी इसी तरह से चलेगा। इनफैक्ट आज सेंसेक्स में भी मैं, मतलब यूजुअली लोग देख ही रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, बट मैं आज एक्टिव था भी मार्केट आवर्स में, और मैंने कोशिश भी किया थोड़ा हेल्प वगैरह करने का जितना पॉसिबल हो सका। प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। प्रॉब्लम इज कि ये मार्केट इतना मैनिपुलेटेड हो गया है। कल देखिए इतना बड़ा गैप अप हुआ, सबको क्या लग रहा है, सीज फायर वगैरह का। कल पूरे दिन गोला बारूद चला है, क्या सीज फायर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने की बात हुई, कल दिन भर में 5 वेसल्स निकले। ईरान बोलता है ठीक है हम निकलने देंगे, बट दिन में 15 वेसल पहले भी निकलते थे, आज भी हम 15 ही वेसल निकलने देंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलने देंगे। यानी कि जितने वेसल्स अटके हुए हैं, ये नेक्स्ट 14 डेज में उतने भी नहीं निकल पाएंगे। और नया तो कोई घुसेगा नहीं, कोई बेवकूफ है नहीं, कोई शिपिंग कंपनी कि एक अपना शिप वहां जाके ब्लॉक कर दें। तो घूम फिर के वहां भी नहीं हो रहा। मार्केट में आज उसी का रिएक्शन दिखा कि ये तो बेवकूफ बनाया गया है सबको। पूरा स्क्रिप्टेड तरीके से ये हुआ है, और किस लिए हुआ है, किसी बड़े प्लेयर्स का पैसा निकालने के लिए। ठीक है, किसी बड़े प्लेयर को अपना पोजीशन खाली करना था बेसिकली। कल मैंने बताया था वीडियो में कि ट्रम्प के बेटे को पोजीशन निकालना था। आप इमेजिन करिए, जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुआ है वहीं तक मार्केट्स ऊपर थे सिर्फ, उसके बाद से वहां से करेक्ट ही हुए। ग्लोबल मार्केट बोलिए, क्रिप्टो मार्केट बोलिए, इंडियन मार्केट बोलिए, सब के सब बस यूएस मार्केट ओपनिंग तक ही पॉजिटिव थे। जैसे ही ओपन हुआ उसका बेटा पोजीशन अपना निकाल लिया, उसके बाद वहां से गिरना चालू। प्रॉब्लम यहीं पे है। दैट इज द वर्स्ट थिंग विच वी आर फेसिंग। मैंने संडे को एक वीडियो भी, सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा मैनुपुलेट कर दिया गया है सिस्टम को, बुरी तरीके से मैनुपुलेट कर दिया गया है। और ट्रम्प बेसिकली प्रेसिडेंट कम और ट्रेडर ज्यादा बन गया है। बट ठीक है, एनीवेज आते हैं अपना डिस्कशन पे, ठीक है। समय रहना वाला पेज हटा लेता हूँ, नहीं तो पता चला राइट विंग वाले ऐसे ही मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो बोलेंगे देखो ये समय का वीडियो देखता है, ये भी उसी की तरह गाली गलौज करता होगा, अरे वाह इसको पकड़ो फंसाओ इसको। टीसीएस के रिजल्ट्स पे आते हैं।
मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, मार्च क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी होता है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर का भी आइडिया यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, पहला चीज, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो नंबर में अच्छा ग्रोथ दिखेगा आपको। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है करेंसी डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो 4% 5% के आसपास आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण 3% का इम्पैक्ट है। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ 1% का आया है। बट ठीक है, करेंसी इनको तो आईएनआर में ही पे करना है। ऐसा तो है नहीं कि डॉलर डेप्रिशिएट कर गया तो अपने एम्प्लॉयज़ को ये ज़्यादा पे कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, उतना तो आईएनआर में पे करना, तो उसी का रिफ्लेक्शन प्रॉफिटेबिलिटी में भी जाएगा। बट उस पर आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ। ओके, अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरे साल भर का रेवेन्यू ग्रोथ 2,60,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ पे रेवेन्यू ग्रोथ गया है, यानी कि ओवरऑल पूरे साल भर का आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4% का रेवेन्यू ग्रोथ है ओवरऑल पूरे ईयर पे। टोटल एक्सपेंसेस ये आए हैं, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ये आए हैं। लास्ट क्वार्टर क्या था, दिसंबर क्वार्टर में ये जो वहां पे उनके ऊपर लॉस वगैरह के कारण कुछ पास हुआ था ऑर्डर यूएस में, उसका कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डिप था। वो चीज़ इस बार नहीं हुआ है, तो 18,000 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 30% का आपको ग्रोथ भी दिख रहा है। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिख रहा है, बट अगेन उसमें 3,000 करोड़ का ये इम्पैक्ट है। तो नेट ऑफ अगर आप ये इम्पैक्ट देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम, तो टेक्निकली प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं है। अब काफी लोग कहेंगे सर आप तो सिर्फ नेगेटिव चीज ही खोजते हो। उन्होंने ही पब्लिश किया है ना, मैं अपने घर से नंबर डाल के नहीं लाया, कंपनी ने ही पब्लिश किया है नंबर। अब ये 3,000 करोड़ का आप ऐड कर दोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। बात ये है कि यस प्रॉफिट है, अगर पूरे साल का देखेंगे तो 48,800 करोड़ प्रॉफिट था, इस बार 49,500 करोड़ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में कितने परसेंट का ग्रोथ आया है, हार्डली आपके 1.5% का ग्रोथ आया है। तो साल भर ईयर ऑन ईयर में तो 1.5% का ही आया। तो पूरे साल का अगर देखेंगे तो 1.5% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई देती है। वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साल मेहनत करने के बाद कंपनी में 1.5% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, तो क्या ये रिजल्ट बहुत अच्छा समझा जाए, बहुत खराब समझा जाए? देखिए, अगर प्योर प्ले नंबर्स एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, नो डाउट इन दैट। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4% प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ है और 1% का 1.5% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा इसको। बट ये किस सिनेरियो में आया है ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को अच्छा कहने के लिए आपको इसका सिनारियो समझना पड़ेगा, और ये सिनारियो ये है कि अभी बहुत सारी कंपनीज एआई के कारण स्पेंडिंग कम कर रही है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहे हैं, बट एक्स्ट्रा इनकम नहीं बढ़ रहा है किसी का भी, तो उस हिसाब से इन लोगों ने स्टेबल काम किया है। इस सिनारियो में रेवेन्यू मेंटेन रख लिया है इन लोगों ने, ये भी कमेंडेबल है। तो उस कंटेक्स्ट में आप कहेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मानना चाहिए। नंबर्स के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो आपको भी समझ में आ रहा है कि नंबर्स में बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट है। ओके, आप कह सकते हैं रिजल्ट को एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं कहेंगे, बाकी लोग कहेंगे एक्सेप्शनल है, बिकॉज वो एक्सेप्शनल आइटम के कारण एक्सेप्शनल है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कम थी एक्सेप्शनल आइटम के कारण। अब क्या इससे कल इसके नंबर्स इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके स्टॉक प्राइस पे? बात समझिए, स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट ऐसे तो पड़ता नहीं है, अलग रीजन से पड़ता है। उसमें रीजन क्या रहेगा? रीजन ये रहेगा कि कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा, पहले जो एडिशनल डिविडेंड इसमें अनाउंस हुआ है उसका फैक्टर आएगा। पहला फैक्टर तो वो हो गया। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? दूसरा फैक्टर ये आएगा कि इस कंडीशन में, इस सिनारियो में, जब कंपनीज एआई पे स्पेंडिंग ज्यादा कर रही हैं और इन तरह की सर्विस बेस्ड कंपनीज पे स्पेंडिंग कम कर रही हैं, इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी ने कोशिश की है कि अपना इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी सब ठीक ठाक मेंटेन रखें, तो इस चीज का क्रेडिट को जाएगा। ये हो गया कहानी। ठीक है, तो रियल बात ये है बस। ओके, अगर आप ईपीएस लेवल पे भी देखेंगे तो ईपीएस लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं है, बट लास्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड वगैरह हुआ था, सब कुछ डिविडेंड वगैरह ठीक हुआ। इस बार इन लोगों ने फाइनल डिविडेंड 31 रुपीज़ का अनाउंस कर दिया।
ठीक है, तो टोटल डिविडेंड इस साल जो मिला है वो मिला है 110 रुपए। लास्ट ईयर 126 रुपए था। अब लास्ट ईयर अर्निंग्स थी 134 की, उसमें 126 इन लोगों ने दे ही दिया था। इस बार अर्निंग्स है 136 की, पे आउट इन्होंने 110 ही किया। तो इस साल इन लोगों ने डिविडेंड वाइज भी कम दिया है एंड स्टॉक का शेयर परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा है। अब चूंकि स्टॉक डाउन ऑलरेडी है तो हो सकता है कि लोगों को रिजल्ट ठीक लग के बाउंस कर जाए, बट बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ग्लोबली क्या आ रहा है आज नैस्डैक का हाल। ठीक है, अगर नैस्डैक वहां पे गिरता है तो इसमें पॉजिटिविटी हो भी गया तो वो थोड़ा देर में सबड्यूड हो जाएगा। तो वो चीज़ है। एक बार इसका बस हम अगर ये देख लें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यू बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, जो सब एंटिसिपेट कर रहे थे। और वही अकेला है जो रेवेन्यू ग्रोथ सेक्टर दिया है, क्योंकि वो लोग क्या है कि वो एआई ऑटोमेशन वगैरह पे उतना नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी कंपनी जा रही हैं। तो बाकी सब जगह आपको रेवेन्यू में डिक्लाइन या स्टेबिलिटी दिखेगी, बट बैंकिंग में आपको वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बस। तो वहाँ से है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ वहीं से लीड हो रहा है, सब कुछ वहीं से है। तो मेन जो बैंकिंग वगैरह सेक्टर है वहीं से ग्रोथ आ रहा है, बाकी जगह से नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट में नेचुरल इंक्रीमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल कुछ दिखा नहीं उसमें। ठीक है, और कैश फ्लो वगैरह भी ठीक ही दिया है इन लोगों ने, कोई ख़राब चीज़ दी नहीं है। तो मतलब मोटा मोटी सब कुछ ठीक है। एट्रीशन थोड़ा सा बढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैं इनका प्रेस रिलीज देख रहा था तो उसके हिसाब से एट्रीशन इनका थोड़ा सा बढ़ के आया है। एट्रीशन थोड़ा सा बढ़ने से क्या होता है ना कि हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज़ निकल जाते हैं, लो कॉस्ट एम्प्लॉयज़ रह जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बट इस बार के प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है कि कंपेयर हम जब लास्ट क्वार्टर से कर रहे हैं तो उस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम का इंपैक्ट है। तो उसको अगर हम रीएडजस्ट करके देखेंगे तो इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली डिक्लाइन करी है। साल दर साल पे पूरा टोटल पे देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज है। बट जैसा मैंने बताया सिनारियो खराब है, उस सिनारियो में अगर कंपनी ठीक कर पा रही है तो उसको हमको क्रेडिट देना चाहिए कि वो अच्छा कर रही है। हर चीज में नेगेटिविटी नहीं खोजना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ टीसीएस का रिजल्ट। अब आते हैं आज का डिस्कशन क्या था, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा एंड ऑल दैट। पहले देखते हैं आज का डिस्कशन क्या था। सिंपल था आज का डिस्कशन। मैंने सुबह सुबह लिखा है ईरान के संग वॉर खत्म नहीं हुआ, लेबनान के संग चालू हो गया। फिर ये रेंज दिया कि ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। और सेंसेक्स में मैंने स्पेसिफिकली अलग से लिखा कि वेट फॉर 5 मिनट्स आफ्टर दैट इफ इट ब्रेक्स। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि कल जब मार्केट इतना ऊपर जाके बंद हुआ तो सबने बुलिश पोजीशंस बना के रखे थे। आज मार्केट खुल रहा था नेगेटिव। तो मैंने ये चीज़ ना वॉइस नोट में भी समझाई थी, वापस से भी समझाता हूँ। होता क्या है कि देखिए सबके पोजीशंस बने हुए थे। रुकिए सेंसेक्स का चार्ट ही खोलता हूँ। अब सेंसेक्स के सबके पोजीशन जब जाते समय लोग पोजीशंस बना के गए होंगे तो वो रफली इस लेवल के आसपास बना के गए होंगे, राइट। खुलते ही प्रीमियम्स वगैरह टूटे होंगे। तो होता क्या है ना कि पोजीशंस अगर कोई बना के गया है अपना तो कोशिश करेगा उस पोजीशंस को कैसे बैलेंस करके निकाले। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि नीचे के लेवल पे खुल गया अगर तो एवरेजिंग कर ली, एवरेजिंग करके जैसे ही थोड़ा बाउंस किया। अब आप नोटिस करें कि नीचे एवरेज किया हुआ है, उसके बाद ऊपर जब मार्केट वापस आया तो जो भी प्राइस पे किया हुआ हो एवरेज में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के वापस से डंप कर दिया इन लोगों ने। तो वही चीज हुई। तो जो 5 मिनट वेट करने का था मैंने इसी रीजन से बोला था कि वेट करिएगा, क्योंकि पोजिशनल एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद फिर जब 77,300 का लेवल यहाँ पे टूटा मार्केट में तो अच्छा खासा आपको मूव मिला टिल 76,600 तक मिला। एंड उसके बाद टुवर्ड्स एंड तो 76,400 तक भी मार्केट गया है। तो मूव्स मिले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूव नहीं मिला है। बस वही बात है किसने कैसे प्ले किया, जज आपने कितना जल्दी कर लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसा मैंने बताया ही आपको आई एम स्टिल अलाइव, तो अभी हम जिंदा है। ठीक है, तो ये भूल मत सोचिएगा कि सपोर्ट में कुछ कमी रहेगी। बात यह है कि ट्रेडिंग के लेवल्स भी बनने चाहिए। अब मार्केट खुलता ही अगर 4% अप है या 3% डाउन है मैं कुछ नहीं कर सकता। बट एक रेंज में खुले 50-100 पॉइंट निफ्टी, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी, वहां से ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी फिर भी बनती है। फिर हमने क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सब में लेवल्स वगैरह डिस्कस करे, क्रिप्टो में भी लेवल्स डिस्कस करे। क्रिप्टो में समहाउ वो लेवल्स अभी तक उसी रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, फिर वॉइस नोट हो गया, मैं समझा। फिर मैं यहाँ पे जब लगा कि ये थोड़ा सा रिवर्स भी मार सकता है तो मैंने ये बताया 20 EMA भी ध्यान रखिएगा। तो 20 EMA के ऊपर निकला, फिर उसके बाद वापस से 20 EMA जब तोड़ा तो फिर वापस से वो है। तो आपको ट्रेड्स इसी तरह ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, और गेम सारा टाइमिंग का होता है। बहुत सही टाइम पे आप सारा सही चीज़ कर लीजिए तो ही ये होता है। और मैंने वॉइस नोट में ये चीज़ समझाई भी थी
कि भाई देखो, मैंने ना सबको फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल करते देखा है, 330 तक प्रॉफिटेबल रहते बहुत कम लोगों को देखा है। अगर इनिशियली आपके सही ट्रेड्स बैठ गए, आपको प्रॉफिट वगैरह मिल गया, बुक करिए, बंद करिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि पैसा बनाना एक चीज होता है, पैसा बचाना एक चीज होता है। बना बहुत लोग लेते हैं, बचा बहुत कम लोग पाते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बचाने पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। एनीवेज, आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। बट अगर किसी को ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, लेमन में अकाउंट ओपन करिए। फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आपका हो जाएगा, मेल भेजिएगा टीम को अपने मोबाइल नंबर के संग या ईमेल आईडी के संग या यूज़र आईडी के संग। मोबाइल नंबर डाल देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो फिर क्या है, टीम आपको लिंक भेज देगी, मेल पे ही रिप्लाई करेगी। चेक कर लीजिएगा, मोस्ट लाइकली कभी कभी स्पैम में भी चला जाता है, इनबॉक्स में भी जाता है, स्पैम में भी जाता है। और जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि सर लिंक नहीं मिला है, लिंक नहीं मिला है, 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। डाटा अपडेट होते ही टीम भेज देगी यार लिंक। उनके घर से उनके कुछ नहीं जा रहा है देने में, उनके घर से कुछ नहीं जाता है, वो खाली कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, भेज देते हैं आपको। ठीक है, बट उसके लिए पेशेंस आपको रखना होगा, इनबॉक्स देखना होगा, स्पैम देखना होगा, मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एफएनओ ट्रेड कर लिया होगा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। और नहीं तो कोई पे करके ज्वाइन करना चाहता है तो पेमेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसमें भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बेस्ट होगा कि आप लेमन में अकाउंट ओपन करके कर ले, तो वो भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, और फर्स्ट मंथ जो भी अकाउंट ओपन करेगा उसका ब्रोकरेज फ्री रहेगा, तो फ्री ब्रोकरेज आपको मिल रहा है, आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं। आते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, उसके पहले आते हैं कि क्रिप्टो के लेवल्स एक बार डिस्कस कर ले हम लोग। सिंपल रखते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। 71,000 नीचे में एंड 71,600 ऊपर में। 600 नहीं, 500 ही पकड़िए आप। ठीक है, ये रेंज में घूम रहा है, घूमने दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता है इसका। बट या तो 71 के नीचे टूट जाए या 71,500 के ऊपर निकल जाए। जब तक ये नहीं टूटता है ना, कोई वो नहीं आएगा। अभी यूएस के जीडीपी का डाटा आया, फार्म पेरोल का डाटा आया, कोई मूवमेंट नहीं दिखाया क्रिप्टो। अगर ऐसा होता है कि ये डाटा के बाद भी मूवमेंट नहीं दिखाए, तो फिर मूवमेंट कब दिखाएगा? और जब मूवमेंट नहीं है तो उस समय आप क्या ट्रेड कर लेंगे? और इसीलिए क्या है, इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग उसी तरह पागलपन की तरह बढ़े जा रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना ऑप्शन सेल उल कर रहे हैं, प्रीमियम डीके खा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं आराम से। बट पॉइंट वही है कि मूव करता है तो उसी तरह करता है। तो ध्यान रखिए, 71,500 या 71,000 के बाहर निकले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डेल्टा के लिंक में अकाउंट ओपन कर लेंगे तो क्रिप्टो के ग्रुप का जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे तो अपना दोनों चीज़ आप प्लान करिए, उसके हिसाब से अपना देखिए। क्रिप्टो में भी अभी सॉरी एथीरियम में भी वही चीज़ है, 2165 नीचे में एंड 2200 ऊपर में। रेंज को टूटने दीजिए, जब तक नहीं टूटता है कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती तो मैं खुद ट्रेड लेके बैठा होता। पैक्स जी में जब तक 4700 नहीं टूटता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 4700 टूटेगा नीचे में तभी कोई नेगेटिव बायस है, नहीं तो ये बुलिश बायस में ही चल रहा है अभी। ठीक है, और तो कोई इंपॉर्टेंट कॉइन कुछ बचा नहीं है, बट 82.5 के ऊपर ये बुलिश हो सकता है आपका सोलाना। और 81.6 मार्क करके रखिएगा इसका ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ये दोनों रेंज टूटने दीजिए तभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आते हैं कि कल के लिए क्या रहेंगे निफ्टी के लेवल्स। डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अकाउंट ओपन करिए, ट्रेडिंग करिए दोनों में। जिसमें भी ट्रेडिंग आपने कर ली आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, आप अपना आराम से वो कर लीजिएगा। इसमें मैं क्रूड वगैरह जनरली ट्रेड करता हूँ। अच्छा, इसमें लेवरेज भी बढ़ गई है, पहले 5x थी, अब वो 35x हो चुकी है, तो लेवरेज भी बढ़ गया है। जो लेवरेज वगैरह के हिसाब से ट्रेड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। एंड क्रूड में मैंने तो सुबह एक लॉन्ग पोजीशन बनाया था, बट बहुत छोटा सा स्कैल्प करके निकाल दिया था। कोई करना चाहे तो ट्राई करके देख सकता है। जो डिप आया था वो अभी रिवर्सल की तरह दिखा रहा है, बट 97 के ऊपर अगर निकल गया ना क्रूड तो फिर से एक बुलिश मोमेंटम दे देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ट्रेड करिए, अपना अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए। हाँ, अब क्या ध्यान रखना है अपने को, 76,800 नीचे में, सॉरी ऊपर में, 76,400 नीचे में। देखिए मोस्टली तो गैप अप गैप डाउन में ही लेवल्स हो जाते हैं, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही अपडेट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ग्रुप में। लेकिन अभी के लिए यही मान के रखिए कि 76,400 के नीचे मार्केट तोड़ता है ना,
तो वो ना सीधा वो 75,000 की तरफ बढ़ेगा। सिंपल। क्यों? इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था कल, धीरे धीरे नीचे ही आ गया। 76,400 तोड़ता है ना तो वापस से वही 76,000, फिर 76,000 तोड़ा तो 75,650, फिर उसके बाद 75,000 तक का डोर ओपन हो जाएगा। अपसाइड मूव 76,800 के ऊपर ही है, उसके ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट लेवल 77,100 बनता है, सेकंड लेवल 77,450 बनता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये सेंसेक्स के लेवल्स में। बट कल सेंसेक्स तो आप ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में कल मार्क करके रखिएगा 23,700 का लेवल। 23,700 टूटता है तो फर्स्ट लेवल आपको मिलता है 23,560 का, फिर 23,450 का। ये तो लेवल ध्यान रखिएगा। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? अपसाइड में लेवल ध्यान रखना 23,800 का। 23,800 के ऊपर निकलता है तो 24,950, फिर 24,000 तक का मूव है। 24,000 के ऊपर देखना होगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, चूंकि आज इंडिया विक्स बढ़ा है तो प्रीमियम आपको अभी भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही दिखेगा। 23,800 पे 200 पॉइंट एंड 190 पॉइंट इस तरह के प्रीमियम से। प्रीमियम कम नहीं है ये, ठीक है, अच्छे खासे प्रीमियम से। तो मूवमेंट का एंटिसिपेशन अभी भी मार्केट को है। निफ्टी बैंक जब तक 55,000 आप रिक्लेम नहीं करे बुलिश व्यू मत लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, कॉइन डिसेक्स का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।